एक सवाल, क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में कहीं भी फिक्स नहीं है? तो फिर वो अपने पद पर बने कैसे रहते हैं? चलिए, आज मुख्यमंत्री की शक्तियों और उनकी भूमिका के हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री पर इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर के लेक्चर करा दिए गए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9122648222 नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य में दो प्रमुख कौन होते हैं। फिर नियुक्ति की जो पहेली है, यानी सीएम को चुना कैसे जाता है, उसे सुलझाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की असली शक्तियों पर बात करेंगे। फिर आएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री का रिश्ता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में देखेंगे कि इस पद पर बने रहने की क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, हमारे संविधान में राज्य स्तर पर एक डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। जैसे देश के लिए एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक वैसी ही व्यवस्था राज्यों में भी की गई है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये उठता है कि पावर असल में किसके हाथ में है। तो यहाँ है पावर का असली बंटवारा। एक तरफ है राज्यपाल, वो है डी जुरे हेड। डी जुरे मतलब कानूनी तौर पर, या कह लीजिए सिर्फ नाम के प्रमुख, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक वैसे ही जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो असली पावर है, जो डी फैक्टो हेड हैं, वो है मुख्यमंत्री। डी फैक्टो का मतलब है जो असलियत में, वास्तव में प्रमुख हों। मुख्यमंत्री ही सरकार के असली मुखिया होते हैं और उनका रोल बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसा होता है। तो सारी असली शक्ति उन्हीं के पास होती है। तो सवाल ये है कि कोई राज्य सरकार का ये असली वाला प्रमुख बनता कैसे है? देखिए, ज़्यादातर सिचुएशन में तो ये प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे एकदम क्लियर नहीं होते, तब मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। चलिए इस अपॉइंटमेंट की पहेली को, इस पजल को सॉल्व करते हैं। हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखता है। आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, बस इतनी सी बात। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। असल में ये कोई मनमाना फैसला नहीं हो सकता। ये एक परंपरा है, एक कन्वेंशन है, और इस कन्वेंशन के हिसाब से राज्यपाल उसी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाने पर मजबूर है जिसके पास विधानसभा में क्लियर मेजॉरिटी हो, यानी बहुमत का आंकड़ा हो। यही तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। तब क्या होता है जब चुनाव में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती? इस सिचुएशन को हम कहते हैं हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा। और बस यहीं पर राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद भी हो जाती है। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में राज्यपाल को अपना पर्सनल डिस्क्रेशन, यानी व्यक्तिगत विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके बारे में उन्हें ये यकीन हो कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका एक फैसला राज्य की पूरी राजनीतिक स्थिरता को बना या बिगाड़ सकता है। अब ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से बचने के लिए सरकारिया आयोग ने एक तरह की गाइडलाइन दी है। उन्होंने राज्यपाल के लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी एक वरीयता का क्रम बताया है। सबसे पहला मौका चुनाव से पहले बने गठबंधन के नेता को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को। उसके बाद चुनाव के बाद बने गठबंधनों को मौका मिलना चाहिए। ये क्रम ये सुनिश्चित करता है कि जनता के फैसले का ज्यादा से ज्यादा सम्मान हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है हमारे सिस्टम में, कोई व्यक्ति बिना एमएलए या एमएलसी बने भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतकर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पावर की। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या-क्या हैं? ये शक्तियां ही हैं जो उन्हें राज्य के शासन का केंद्र बनाती हैं। सच कहें तो मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार के असली इंजन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद के मामले में उनकी पावर। मुख्यमंत्री ही अपनी टीम बनाते हैं। वो राज्यपाल को सलाह देते हैं कि किसे मंत्री बनाना है। वो ही मंत्रियों में विभाग, यानी पोर्टफोलियो बांटते हैं, और जब चाहें उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी पावर,
अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। मतलब कैप्टन गया तो पूरी टीम भी गई। अब बात करते हैं विधानमंडल के संबंध में उनकी शक्तियों की। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, जिसे सम्मन करना कहते हैं, और कब खत्म करना है, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। और उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं ताकि नए चुनाव हो सकें। और जाहिर है, सरकार की सभी बड़ी नीतियों की घोषणा भी मुख्यमंत्री ही सदन में करते हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री और भी कई भूमिकाएं निभाते हैं। वो राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, वो जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं, वो इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी होते हैं, जहां वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य की बात रखते हैं। वो राज्य सरकार के चीफ स्पोक्सपर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता होते हैं, और किसी भी इमरजेंसी में वो राज्य के क्राइसिस मैनेजर इन चीफ बन जाते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कभी-कभी बहुत नाजुक रिश्ते पर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही जरूरी बैलेंसिंग एक्ट है। तो ये रिश्ता काम कैसे करता है? इसका जवाब आर्टिकल 167 में है। ये आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री की ये ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल, एक पुल की तरह काम करें। सरकार के सभी फैसले और कानून के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक लाइन अक्सर सुनने को मिलती है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या ये है कि राज्यपाल जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में इसे साफ किया था। ये संवैधानिक प्रसाद है, कोई व्यक्तिगत प्रसाद नहीं। इसका सीधा साधा मतलब है कि जब तक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत है, तब तक वो पद पर हैं। बहुमत गया तो प्रसाद भी गया। और यही है पावर पर असली चेक एंड बैलेंस। इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर विधानसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यही हमारी संसदीय प्रणाली की नींव है। चलिए, अब आखिर में मुख्यमंत्री पद से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं, जैसे कि उनका कार्यकाल, शपथ और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अपना काम शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने 2 शपथ लेनी होती हैं। एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। वो संविधान के प्रति निष्ठा रखने, देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का वचन देते हैं। साथ ही वो सरकारी बातों को गुप्त रखने की भी शपथ लेते हैं। और अब आते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स्ड नहीं होता। मैं इसे फिर से दोहराती हूँ, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो अपने पद पर सिर्फ तब तक रह सकते हैं जब तक विधानसभा का विश्वास यानी कॉन्फिडेंस उनके साथ है। जिस पल ये विश्वास खत्म हो जाता है, उनका कार्यकाल भी उसी पल खत्म हो सकता है, चाहे 5 साल पूरे हुए हों या नहीं। तो हमने क्या देखा? मुख्यमंत्री राज्य में शक्ति का असली केंद्र हैं, लेकिन उनकी सारी शक्ति पूरी तरह से विधायिका यानी विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है। चेक एंड बैलेंस की यही खूबसूरत व्यवस्था राज्य स्तर पर हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार हमेशा लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहे। तो इसी के साथ हमने मुख्यमंत्री से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर कर लिया है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो रिवीजन करते रहिए और सीखते रहिए।